क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज के इस वीडियो में हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। तो देखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल आने से पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रचलन में था और इस पे हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी इंटेंस चर्चा किया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को डिटेल्स में देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम के सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है और ये रिवॉल्व करता है और इन पाथ्स को, सर्कुलर पाथ्स को उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट्स। यहां से आगे बढ़ते हुए बोर ने इसे और मॉडिफाई किया। देखिए, रदरफोर्ड ने इन ऑर्बिट्स के नेचर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं कहा था और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो यहाँ से इसी को आगे डेवलप करते हुए नील्स बोर ने ये कहा कि हाँ ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में है और वो पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रिसाइड करता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी आर्बिट्ररी, किसी भी रैंडम ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, बल्कि ये कुछ खास ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है और उन्हें कहा गया कि अलाउड ऑर्बिट्स। सो कुछ खास अलाउड ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है। ये मॉडिफिकेशन बोर ने लाया। इन स्पेशल ऑर्बिट्स का जो प्रॉपर्टी उन्होंने ढूंढा था वो ये था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, जब उन ऑर्बिट्स में वो घूमेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये आप फिजिक्स में जाके आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो इसे याद रखें, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई होगा। ऑब्वियसली ये h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है और ये n जो है ये एक इंटीजर है। सो n, उन्होंने कहा कि n इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर, 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 इस तरह के कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। तो ये जो है ये उन्होंने इन ऑर्बिट्स को स्पेसिफाई किया, इसके साथ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एसोसिएट कर दिया। जैसे कि पहले ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम होगा 1 इंटू एच बाई 2 पाई, दूसरे ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम होगा 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड सो ऑन। यहाँ से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से बोर्स एटॉमिक मॉडल जो आया, इसके पीछे उस समय हुए बहुत सारे इन्वेंशंस का हाथ था। सो दो ऐसी खास चीज़ें थी, खास डेवलपमेंट्स थी जिनके कारण नील्स बोर इस नतीजे तक पहुंच पाए। वो दो डेवलपमेंट्स या इन्वेंशंस, कुछ भी कह ले, वो दो हैं। पहला तो है कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट हो गया, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिर एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, इस तरह के रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। अब यहाँ डुअल नेचर से मतलब क्या निकलता है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनके पास दो अलग अलग नेचर्स होता है। कभी ये पार्टिकल नेचर शो करता है तो कभी ये वेव नेचर शो करता है। अब वेव क्या है? आप अगर पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वेव बनता है, ये वेव धीरे धीरे प्रोपेगेट करता है और फैलते जाता है। लेकिन एक पत्थर को अगर आप सीधा फेंके तो वो पत्थर का जो मास है वो उसी रीजन में कंसंट्रेटेड रहता है, वो पत्थर फैल नहीं जाता है फेंकने से। पत्थर एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड रहता है और वो कंसंट्रेटेड मास आगे की तरफ बढ़ते रहता है। लेकिन पानी में पत्थर फेंके तो वेव जो है ये फैल जाता है। सो वेव और पार्टिकल उस समय के नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग चीजें थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते गया और ये पाया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये सारे जो है ये कभी कभार
पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी कभार वेव की तरह बिहेव करता है। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग तरीके का नतीजा देखने को मिला, जैसे कि इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर दिखता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर दिखता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसमें? नील्स बोर के जो एटॉमिक मॉडल था, बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके डेवलपमेंट पे। तो ये तो था पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बोर के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन का एमिशन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप इसे कह सकते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम और प्लूरल में कहें तो हम कहेंगे स्पेक्ट्रा। इसमें एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी आ जाता है और एमिशन स्पेक्ट्रम भी आ जाता है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है क्या? हाइड्रोजन का अगर एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो अगर हाइड्रोजन को एक्साइट किया जाता है तो वो कुछ खास फ्रीक्वेंसी के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, और अगर हाइड्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास किया जाता है तो वो खास फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन चीज़ों पे हम आगे के वीडियोस में काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, और आगे की क्लासेस में, स्पेशली स्टैंडर्ड 12th में जाके फिजिक्स में आप इनके पीछे का जो मैथमेटिक्स है उसे भी समझ पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे बात करेंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन में मिल जाएगा, और उससे आगे हम हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे बात करेंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ पर इस तरफ स्क्रीन में मिलेगा। तो अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।